हेलो स्टूडेंट्स, नवभारत ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम देख रहे थे फिजिक्स वाला अपना चैप्टर जो है विद्युत धारा, और उसमें विद्युत जनित्र जो टॉपिक है वो आज लेंगे। विद्युत जनित्र में दो तरह के जनित्र के बारे में आपको बताएंगे, एक एसी जनरेटर के बारे में और एक डीसी जनरेटर के बारे में। एसी जनरेटर का अर्थ है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और डीसी का मतलब है दिष्ट धारा जनित्र। तो सबसे पहले तो ये आता है कि जनित्र किसे कहते हैं, विद्युत जनित्र की परिभाषा क्या होती है। विद्युत जनित्र किसी ऐसी युक्ति को विद्युत जनित्र कहेंगे जिसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की शक्ति होती है। ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है गतिज अथवा स्थितिज ऊर्जा से। तो यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देने वाली जो युक्ति होती है वो क्या कहलाती है, विद्युत जनित्र कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति विद्युत जनित्र कहलाती है। ये इसकी परिभाषा हो गई। और यह किस सिद्धांत पर आधारित है। कोई भी युक्ति किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित होती है, तो ये भी एक सिद्धांत पर आधारित होती है, और उस सिद्धांत को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। इससे पहले आपको बताया गया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या होता है। तो किसी चुंबक तथा कुंडली के मध्य सापेक्ष गति करवाई जाती है, तो कुंडली में धारा प्रेरित होने की जो घटना होती है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। तो ये भी उसी सिद्धांत पर आधारित है। कैसे लिखेंगे इसको, यह युक्ति विद्युत धारा के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। और ये सिद्धांत क्या होता है ये आपको बताया गया है। एक बार पुनः इसको रिपीट कर रहा हूं मैं। जब किसी चुंबक तथा कुंडली के बीच सापेक्ष गति करवाई जाती है, तो कुंडली में धारा प्रेरित होने की घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। और ये युक्ति इसी सिद्धांत पर आधारित होती है। कितने होते हैं जनित्र, दो तरह के जनित्र होते हैं ऐसा बताया गया था। एक होता है इसमें एसी जनरेटर और एक डीसी जनरेटर। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है वो है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। इसी को हम बोलते हैं एसी जनरेटर। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या एसी जनरेटर इसको कहा जाता है। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, वो डेफिनेशन जो आपको बताई थी वो तो सेम ही है। जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे वो जनित्र कहलाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किसे कहते हैं, ऐसी युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करती है। ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करती है,
वो कहलाता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। अब यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा एक जो शब्द है उसकी जो परिभाषा वो क्या होगी। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दो तरह की होती है। प्रत्यावर्ती धारा वो होती है जिसका मान जो है वो निश्चित समय अंतराल के पश्चात में बदलता रहता है, जबकि दिष्ट धारा में क्या होता है जिसका मान निश्चित समय अंतराल पश्चात तक बदलता नहीं है, परिवर्तित नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं दिष्ट धारा। और जिसका मान निश्चित समय अंतराल पश्चात बदलता रहता है उसको हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली जो युक्ति होती है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। और दिष्ट विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, दिष्ट धारा जनित्र। तो इसकी संरचना और इसकी कार्यविधि के बारे में पूछा जाता है, जो कि अब हम आपको बताएंगे। इसकी संरचना और बनावट, जो बड़ा क्वेश्चन इसका पूछा जाता है वो होता है कि विद्युत जनित्र जो है किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र की संरचना एवं कार्यविधि को समझाइए। संरचना कह लीजिए, बनावट कह लीजिए, एक ही बात है, स्ट्रक्चर कहते हैं उसको इंग्लिश में। और इसकी मैकेनिज्म होती है कार्य विधि। तो पहले यहाँ पे लिख रहे हैं संरचना, किसकी संरचना, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र की संरचना। इसकी संरचना में क्या होता है, 4 पार्ट्स होते हैं इसके। इसकी संरचना 4 भागों से मिलकर बनती है। और वो 4 भाग में पहला भाग कौन सा है, क्षेत्र चुंबक। पहला भाग है इसका क्षेत्र चुंबक। और क्षेत्र चुंबक क्या होता है, यह शक्तिशाली नाल के आकार का चुंबक NS होता है। ये इसका नाल का मतलब क्या हो गया, गुड़ नाल, घोड़े की जो खुरताल होती है उसके आकार का ये चुंबक होता है, शक्तिशाली विद्युत चुंबक होता है ये, जिसको क्रमशः N और S बोलते हैं। N यानी नॉर्थ और S यानी साउथ। इन दोनों के बीच में कुंडली या आर्मेचर को रखा जाता है, जो कि इसका अगला पार्ट है। यह शक्तिशाली नाल के आकार का चुंबक होता है। और दूसरा है इसमें कुंडली, या उसको हम कह देते हैं आर्मेचर। कुंडली या आर्मेचर किसे कहते हैं, कच्चा लोहा जो होता है उसके ऊपर नरम तांबे के तार को लपेटकर इसको बनाया जाता है। कच्चे लोहे के ऊपर तांबे के तार लपेटकर इसे बनाया जाता है। यह कई फेरों वाली होती है। बहुत से घेरे लपेटे जाते हैं, इसीलिए ये कहा जाता है यह कई घेरों वाली या फेरों वाली होती है। इसके बाद में तीसरा जो इसका पार्ट है वो होता है सर्पी विलेय। सर्पी विलेय जो है वो कुंडली जो है उसके
ए और डी जो भाग होते हैं वो सर्पी वलय से जुड़े रहते हैं। सर्पी वलय दो धात्विक वलय होती है जिसको क्रमशः S1 और S2 कहते हैं। ऊपर S1 होती है और नीचे S2 होती है, जैसा कि आप चित्र में भी देख पाएंगे। तो ऊपर वाला भाग S1 और नीचे वाला भाग S2, ये पूरा का पूरा वलय होता है, दो वलय होती है जो बाहर की तरफ ब्रुशों से जुड़ी रहती है। ब्रुश भी इसका एक पार्ट है। तो ये धात्विक वलय होती है जिसको S1 और S2 से प्रदर्शित करते हैं। S1 और S2 से इसको प्रदर्शित किया जाता है। और चौथा और इसका लास्ट भाग जो है वो है ब्रुश। ब्रुश भाग, ब्रुश किसे कहते हैं? ये धातु अथवा कार्बन की बनी संरचना होती है और जो बाह्य परिपथ के साथ में कनेक्ट रहती है। इसका ब्रुश दो होते हैं, B1 तथा B2 से इसको दर्शाया जाता है। B1 का अंदर वाला जो भाग है वो कनेक्ट रहता है सर्पी वलय के साथ, और इसका जो बाहर वाला भाग है वो कनेक्ट रहता है बाह्य परिपथ के साथ। किस तरह से रहता है ये हम चित्र में देखेंगे। ये कार्बन अथवा धातु की संरचना है जिसे B1 तथा B2 से प्रदर्शित किया जाता है। और इसके लिए क्या लिखेंगे? इसके लिए लिखेंगे ये अंदर की तरफ सर्पी वलयों से तथा बाहर की तरफ बाह्य परिपथ के साथ संयोजित रहते हैं। यह है ब्रुश के लिए, समझ गए? तो इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 4। क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर या कुंडली, सर्पी वलय तथा ब्रुश, इससे मिलके ये बनी होती है। तो किस तरह की स्ट्रक्चर इसकी होती है वो यहाँ पे चित्र के द्वारा आपको बता रहे हैं।
इसको N और इसको S बोलते हैं। ये शक्तिशाली नाल चुंबक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है। इनके बीच में किसको रखा जाएगा? कुंडली को इसके बीच में रखा जाएगा, आर्मेचर को इसके बीच में रखा जाता है। ये P, Q, R तथा S ये है कुंडली या आर्मेचर इसको कहते हैं। अब इसमें सर्पिवले जो है वो जुड़े रहते हैं। और यहाँ जुड़े रहते हैं ब्रुश। ये तो हो गया सर्पिवले S1 हो गया, और ये हो गया S2, और ये हो गए ब्रुश, ये B1 हो गया, और यहाँ जो जुड़ा रहता है वो हो गया B2, और इनके बीच में जुड़ा रहता है बाह्य परिपथ। और ये होती है बीच में शाफ्ट, जिसके माध्यम से इसको घुमाया जाता है। इस तरह से इसको घुमाया जाता है दक्षिणावर्त, और वामावर्त भी इसको घुमाते हैं। अलग अलग दिशा प्राप्त करने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में इसको घुमाया जाता है। तो इस तरह से ये जो है प्रत्यावर्त धारा जनित्र का चित्र आपके सामने है। अब ये कार्य कैसे करता है, ये इसकी संरचना हो गई, स्ट्रक्चर हो गई, इसकी बनावट हो गई, और अब ये है कि ये कार्य कैसे करता है। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे कार्यविधि। कार्यविधि में क्या होता है, जब हम शाफ्ट को दक्षिणावर्त घुमाते हैं, कैसे घुमाते हैं? क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुइयां घूमती है उस हिसाब से जब इसको घुमाएंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो क्या होगा, ये कुंडली जो है वो ऐसे हो जाएगी। अभी ऐसे है तो फिर ये कैसे हो जाएगी? ऐसे। इनके बीच में अभी समांतर है, फिर ये लंबवत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लंबवत हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये कुंडली है और ये ऐसे होगी, तो पहले ये समांतर थी और अब ऐसे हो गई है, तो इन दोनों क्षेत्र चुंबक की कैसे हो गई है? वो लंबवत हो गई है। और जब ये लंबवत हो रही है कुंडली, तो ये क्षेत्र चुंबक से कुंडली क्या हो रही है? दूर जा रही है थोड़ी सी। ऐसे है तो पास में है, ऐसे जा रही तो दूर जा रही है। और आपको चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बताया था, उसकी परिभाषा बताई थी। किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है वो उसका चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। तो जैसे ही ये समांतर से लंबवत होती है तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन आता है, और चुंबकीय फ्लक्स के मान में जब परिवर्तन आता है तो उसमें धारा प्रेरित हो जाती है। किसमें? कुंडली में। जब कुंडली और चुंबक, कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति करवाते हैं, यानी ये ऐसे थी पहले और जब ये ऐसे हो गई दक्षिणावर्त, तो इससे संबद्ध यानी जुड़े हुए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन आया है, और इसीलिए क्या होता है, इस कुंडली में धारा
प्रेरित हो जाती है। तो ये कौन सा सिद्धांत है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। इस सिद्धांत पर ही आधारित होती है। इसमें धारा प्रेरित हो जाएगी और धारा की डायरेक्शन जो है वो क्या रहेगी? शुरू में धारा की डायरेक्शन रहेगी पी क्यू से आर एस, पी क्यू आर एस, ये धारा की डायरेक्शन रहेगी और लगातार धारा जो है वो यहाँ प्राप्त होती रहेगी। लेकिन होता इसमें क्या है, आधे घूर्णन के बाद में कुंडली जब पहले ऐसे थी और इस हिसाब से गई है तो धारा की डायरेक्शन क्या है? पी क्यू आर एस। परंतु जब वापस कुंडली इस डायरेक्शन में आती है तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मान पहले कम हुआ था अभी वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब वो बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा? धारा की जो दिशा है वो वापस परिवर्तित हो जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे किसी चालक पर आरोपित बल की दिशा ज्ञात करने के लिए भी नियम होता है और किसी कुंडली में जो धारा प्रेरित होती है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए भी नियम होता है। दक्षिण हस्त जो नियम है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम जिसको कहते हैं, एक वाम हस्त नियम होता है, एक दक्षिण हस्त होता है। वाम हस्त का तो नियम तो चालक पर आरोपित बल की दिशा पता करने के लिए होता है और दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम जो है वो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए होता है। दक्षिण हस्त का नियम इतना ही होता है, वो समझ गए। तो ये यहाँ पे वापस इस दिशा से इस दिशा में आई थी तो वापस जब इस दिशा में जाएगी तो संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा, जिसकी वजह से धारा की जो दिशा है वो वापस चेंज हो जाएगी। अब की बार आधे घूर्णन के पश्चात में धारा की दिशा एस आर क्यू पी हो जाती है और धारा बदल के वापस इसमें जाती है। तो इस तरह से प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात में धारा का मान और धारा की दिशा ये दोनों बदलते रहते हैं। इस प्रकार की धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं और जिस जनित्र से ये धारा प्राप्त होती है उसको प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहा जाता है। समझ गए? यह है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की बनावट तथा संरचना। और हमारे भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है उसकी आवृत्ति कितनी है? प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति भारत में 50 हर्ट्ज है। कितनी है? 50 हर्ट्ज, यानी 1 सेकेंड में कुंडली 50 बार घूर्णन करती है। कितनी बार घूर्णन करती है? 50 बार। तो ये इसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। समझ गए? इस तरह से ये आप अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की बनावट तथा कार्यविधि को समझाइए, तो वो आपको संरचना के बारे में भी बताना पड़ेगा, चित्र भी बनेगा और ये कार्यविधि भी आपको लिखनी होगी। ये बुक में लिखी हुई है, आप अच्छी तरह से इसको देख के याद कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो आता है वो आता है दिष्ट धारा जनित्र। एक प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो क्या बताएंगे? एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, पहले भी बताया था आपको, एक बार और सुन लीजिए। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा की परिभाषा लिख देंगे। एक तो क्या परिभाषा होती है? प्रत्यावर्ती धारा में हम लिखेंगे कि ऐसी विद्युत धारा जिसका मान तथा दिशा निश्चित समय अंतराल पश्चात बदलती रहती है उसको कहते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। और दिष्ट धारा ऐसी विद्युत धारा जिसका मान और दिशा निश्चित समय अंतराल पश्चात नहीं बदलती है उसको क्या कहेंगे? दिष्ट धारा कहेंगे। दूसरा अंतर आप बता सकते हैं कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जो होती है उसको हम सुदूर स्थानों पे बिना क्षय के, बिना अधिक क्षय के ट्रांसफ़र कर सकते हैं, भेज सकते हैं। लेकिन दिष्ट धारा जो है उसको सुदूर स्थानों पर भेजने में क्षय अधिक होता है, ऊष्माक्षय अधिक होता है। ये इसमें अंतर आप बता सकते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत धारा आती है वो कौन सी वाली धारा होती है? वो होती है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। जैसे बल्ब, पंखे वगैरह जो होते हैं हमारे घरों में, फ्रिज वगैरह, उसमें कौन सी धारा का यूज़ होता है? प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का। समझ गए?
ये 5 अंकों का जो अपना टॉपिक है उसमें लगभग ये हो गया है, केवल एक दिष्ट धारा जनित्र वाला टॉपिक जो है वो बच गया है। तो वो आपको बता देंगे बाद में, लेकिन जितना बताया है उतना अच्छी तरह से याद कीजिए। और आप चाहते हैं कि ये जो क्लासेस है इसको हम वापस देखना चाहते हैं, रिवाइंड इसको करना चाहते हैं, तो आप इसको कभी भी यानी 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, या फिर अभी भी आप किसी चैप्टर को रिपीट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा एक यूट्यूब चैनल बना हुआ है मेरा, उस पे आप जा सकते हैं और जो भी क्लासेज अपनी हुई है उसको आप देख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आप उसको देखिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आगे की क्लास जो है वो आप लगातार देखते रहें, आपको इसकी जो सूचना है वो मिलती रहे। तो जो चैनल है उसका नाम है अपना साइंस विद सुदर्शन पारिक। क्या नाम है? चैनल का नाम है साइंस विथ सुदर्शन पारिक। ये जब आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे जाके तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। उसमें जाके आप पीछे की सारी क्लासेस जो है वो कभी भी देख सकते हैं। तो किसी भी क्लास को रिपीट करने के लिए, इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए, समझने के लिए आप इसको देख सकते हैं। सब्सक्राइब इसको जरूर कर दीजिए ताकि आगे की आने वाली क्लास जो है वो भी आप इसको कंटिन्यू देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।